वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के बारे में, यानी कि सोशियोलॉजी के बारे में, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये नवीनतम मॉडल पेपर होगा 2024 की परीक्षाओं के लिए। बात ध्यान रखेंगे 2025-26 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि बीए के चौथे सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होता है। तो बीए के चौथे सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो आपको पढ़ना होता है भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे, उनके बारे में पढ़ना होता है, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके बारे में आपको जानना होता है, पढ़ना होता है। तो इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूँगा बारीकी के साथ। तो ये मॉडल पेपर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं आपकी बार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है लेक्चर। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, CSJMU, ऐसे जिनकी परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव होती जिन विश्वविद्यालयों की, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला प्रश्न है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति तथा मानसिक असंतुलन किस प्रकार का विचलन है? बताएं। प्रत्यावर्तन, अति अनुकूलन या नवीनता या फिर संस्कारवाद? तो नशाखोरी, भिक्षावृत्ति तथा मानसिक असंतुलन ये किस प्रकार का विचलन है? ये प्रत्यावर्तन विचलन होता है। ये क्या होता है? ये प्रत्यावर्तन विचलन होता है। विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब होता है कि जब सामाजिक नियम और सामाजिक जो नियम कायदे हैं, सामाजिक जो मानदंड हैं, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति काम करता है और ये जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ फिर भी वो करता है, तो वो सामाजिक विचलन कहलाता है। ठीक है, यानी समाज से हट करके काम करने लगता है, सामाजिक नियमों को नहीं मानता है, सामाजिक मानदंडों को स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति जो होती है वो विचलन कहलाती है। तो नशाखोरी भी ये कोई समाज सिखाता नहीं है, भिक्षावृत्ति भी कोई समाज नहीं सिखाता, मानसिक असंतुलन भी एक प्रकार से कोई समाज नहीं बताता, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कोई बच्चा नहीं सीखता है, ये हो जाता है। तो ये विचलन ही होता है, ये प्रत्यावर्तन टाइप का विचलन है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कानून द्वारा वर्जित कार्य को अपराध कहते हैं, यानी कानून के द्वारा जो ऐसे कार्य जो कि कानून ने बताया कि ये कार्य नहीं कर सकते आप, तो कानून के द्वारा वर्जित कार्य को ही अपराध कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? इस परिभाषा को किसने दिया भैया? इस परिभाषा को इलियट एंड मेरिल ने दिया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछली बार परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में प्रश्न आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, रट डालिएगा इसको। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक को लिखा है इलेक्स एंकेलस ने, और बड़े ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, और परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। रट डालिएगा इस प्रश्न को, परीक्षा में प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिविएंसी। डिविएंसी पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? डिविएंसी पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? रॉबिन्सन एवं रॉबिन्सन ने इस पुस्तक को लिखा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विचलन एक ऐसा व्यवहार है जो उस सामाजिक मानदंड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर व्यक्ति उस समय अभिमुख हो जाता है, जब मतलब या जानबूझ करके मतलब किया गया उल्लंघन होता है। तो विचलन एक ऐसा व्यवहार होता है जो सामाजिक मानदंड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर व्यक्ति उस समय अभिमुख हो या जानबूझ करके किया गया उल्लंघन होता है। तो ये होता है एक प्रकार से विचलन। विचलन की परिभाषा जॉनसन महोदय ने ये दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विचलन का कारण नहीं है इनमें से? अनुसूचित समाजीकरण। अनुसूचित समाजीकरण एक कारण बन सकता है। लचीला कानून अगर होगा तो भी विचलन हो जाएगा समाज में। सामाजिक नियंत्रण में अगर कमी आएगी तो भी विचलन को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षित अगर समाज होगा तो विचलन नहीं होगा। शिक्षित समाज जो होता है वो समाज के नियम कायदे को जानता है और उसको फॉलो करता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचलन का कारण शिक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी पुस्तक को किसने लिखा है? द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी लिखा है सदरलैंड एंड क्रेसी ने। सदरलैंड एंड क्रेसी ने पुस्तक क्या लिखा है? द द द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सदरलैंड और क्रेसी ने लिखा है। लेकिन केवल क्रिमिनोलॉजी पुस्तक को लिखा है किसने? डोनाल्ड ट्रेफ्ट ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रम्प नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डोनाल्ड ट्रेफ्ट हैं। ठीक है, विद्वान है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, नहीं आप सोचो कि अमेरिका के जो है राष्ट्रपति ने पुस्तक को लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विचलन की विशेषता नहीं है इनमें से? विचलन, विचलन आपका पहला चैप्टर है, तो कौन सी विचलन की विशेषता नहीं है? देखिए, सामाजिक मानदंडों से दूरी करना, ये सामाजिक मानदंड को लोग नहीं मानते हैं तो बिल्कुल दूरी करना ये विशेषता हो सकती है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये विचलन की विशेषता नहीं है। ठीक है। सामाजिक नियंत्रण शुरू, ये हो सकता है सामाजिक नियंत्रण।
और व्यक्तिगत स्तर, ये तीनों हो सकते हैं। ये विशेषता समाजीकरण नहीं है, बी ऑप्शन, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की श्रेणी में आ जाता है? राज्य की अगर आप क्षति राज्य को पहुंचाएंगे तो अपराध की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भी अपराध आप करते हैं। निषिद्ध कार्य करेंगे यानी ऐसा कार्य जो कि कानून के द्वारा बताया गया कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते, समाज कहता है कि इस कार्य को आप नहीं कर सकते, तो आप अपराध हो, मतलब अपराधी हो। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी काम करने से आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अपराध समाज विरोधी आचरण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में हमेशा आता है। अपराध समाज विरोधी आचरण है, इस कथन को कहा था कॉल माइनहीम ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अच्छा ये बताएं, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने अपराधों या मतलब कितने प्रकार के दंड का प्रावधान किया है? तो 12 प्रकार के दंड का प्रावधान कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में किया है। एक पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर, सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर, पुस्तक किसने लिखी है? क्लिनार्ड महोदय ने लिखी है। एक पुस्तक है क्राइम जस्टिस एंड करप्शन, पुस्तक को किसने लिखा है? पी टप्पन ने लिखा है। किसने लिखा है? पी टप्पन। और एक पुस्तक आपकी है कल्चर कन्फ्लिक्ट एंड क्राइम, किसने लिखा है? टी सेलिन ने लिखा है इस पुस्तक को। तो ये सब पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं जो कि अपराध से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आत्महत्या का तात्पर्य किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का परिणाम होती है तथा इस परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से जागरूक होता है। यह कथन कहा था इमाइल दुर्खीम ने, जिन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, इमाइल दुर्खीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में आतंकवाद विरोधी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में आतंक विरोधी अधिनियम जो पारित हुआ 2001-2 में पारित हुआ, 2002 या 2001? तो ऑप्शन नंबर एक दिया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोटा इसका नाम है, आतंकवादी विरोधी अधिनियम का क्या नाम था? पोटा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2011 ईस्वी में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहाँ पर घटित हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क में घटित हुई थी 2011 में, न्यूयॉर्क सिटी में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है। अगला प्रश्न है, साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस या किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं आप? तो देखें जो है इसमें आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग आप कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी साइबर अपराध क्या होता है? जो हैकिंग वगैरह होता है, साइबर बुलिंग हो गया, हैकिंग हो गया, किसी का ईमेल वगैरह मतलब जीमेल हैक कर लेना, किसी का यूट्यूब चैनल हैक कर लेना, ये सब क्या है? या किसी का फेसबुक आईडी हैक कर लेना, ठीक है, किसी के फेसबुक को या व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में चलाना, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, यूट्यूब चैनल से मुझे याद आया कि एक मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं कि आपका को करिकुलर कोर्स की तैयारी विधिवत हो जाए, तो को करिकुलर कोर्स की तैयारी के लिए एक बड़ा काम मैंने किया है, आप लोगों के लिए एक चैनल बना दिया है। उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। इसके अलावा आपके चैट सेक्शन में आपको मैं पिन कर दूंगा इस लिंक को, तो आप देख लीजिएगा उसको। इसके अलावा मैंने पिन भी कर दिया है, आप लोग देखिए उसको, जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो वहाँ पर तमाम सारे वीडियोज़ होंगे, उनको लाइक कर दीजिएगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा ही चैनल है, मैंने बनाया खुद। ठीक है, तो को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और को करिकुलर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी और बहुत सारे मॉडल पेपर और को करिकुलर के कोर्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे समय समय पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है आगे चल करके। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के प्रणेता कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस आंदोलन के प्रणेता हैं अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का नाम आप लोग जानते होंगे, अन्ना अन्ना हजारे के चेले थे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अभी सुर्खियों में है इस समय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इस पुस्तक को लिखा है इलियट एंड मेरिल ने। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, परीक्षा में हमेशा पुस्तकें आती है। ठीक है, हेलो,
शराब पीने की असामान्य लत की मद्यपान है, बताएं। शराब पीने की असामान्य लत ही मद्यपान है, किसने कहा? शराब पीने की असामान्य लत यानी कि ऐसी लत जो कि एक प्रकार से सामान्य से ज़्यादा हो जाए, शराब के बिना आपका एक प्रकार से जीना दुश्वार हो जाए, ऐसी लत ही मद्यपान कहलाती है। ये कथन किसने कहा? तो शराब पीने की असामान्य लत ही मद्यपान है, इस कथन को कहा HP फेयरचाइल्ड ने। HP फेयरचाइल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल एक्शन। इस पुस्तक को किसने लिखा? सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल एक्शन पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन है? इनका नाम है वेल्स फके। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? मादक द्रव्य देखिए, गांजा एक मादक द्रव्य है, तंबाकू मादक द्रव्य है, अफीम भी मादक द्रव्य है, जबकि यानी चीनी यानी शुगर जो है ये मादक द्रव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में नशा निषेध जांच समिति का गठन किस वर्ष हुआ? बताएं। श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में नशा निषेध जांच समिति का जो गठन किया गया था, यह किया गया था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारतवर्ष में मद्यपान निषेध नीति, मद्यपान मतलब होता है जो बीड़ी शराब गुटखा ये सब पीते हैं या खाते पीते हैं, नशा करते हैं, इसी को रोकने के लिए नीति बनाएगी भारत सरकार के द्वारा। तो किसके नेतृत्व में लागू की गई थी? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताएं। अच्छा, और भी तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं, जैसे भारत सरकार के द्वारा मादक द्रव्य से अत्यधिक प्रभावित है कब से भारत? 1959 से। भारतीय समाज की अगर बात की तो भारतीय समाज में आप देखेंगे गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग एक प्रकार से तमाम प्रकार के खैनी वगैरह गुटखा तंबाकू ये सब चलते हैं, लोग खाते पीते हैं, ठीक है, उसको एक टाइम पास के रूप में उसको यूज करते हैं। हालांकि ये सब बिल्कुल गलत है और इससे आपका ही नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है धीरे धीरे करके, ठीक है, आपका कंट्रोल आपकी बॉडी से हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बताएं, हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हरिजन, हरि माने होता है भगवान, जन माने आदमी, भगवान के आदमी। हरिजन शब्द किया का प्रयोग किया गया था जो है अछूतों के लिए, यानी जो जिनको अछूत जातियां बोलते थे, यानी कि जनजाति मतलब जो एक प्रकार से जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा किसने दी है? बताएं। नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा किसने दी है? डाल्टन महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के किस राज्य में जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इनमें से अगर देखेंगे, वैसे तो भारत में मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हैं परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, सी ऑप्शन, इन दोनों राज्यों में से। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? वैसे तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा की सुरक्षित की बात की जाए तो लगभग 84 सीटें जो हैं ये लोग एससी के लिए, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करी गई है। लेकिन इस आप प्रश्न के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो आप 40 भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए यहाँ पर 47 कर लीजिए, यहाँ पर 84 कर लीजिए, सीधा सीधा 84 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 84 ये स्थान सुरक्षित है अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, और 47 सुरक्षित है किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अस्पृश्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था या किया गया है? तो अस्पृश्य जातियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी कब? 1927 में हो गई थी। 1927 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1927 यहाँ पर कर लेंगे आप, 1927 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 1927 में कहाँ पर? पुणे में हुई थी, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ भाई? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी ऐसा साल नहीं और कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां पर यह प्रश्न पूछा ना गया हो, तो आप इन प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा इसको, दहेज वाला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण से रिलेटेड है।
और अनुच्छेद 17 एक मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान का जो कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? बताएं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1 जून 1955। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न रट डालिएगा एकदम से। 1 जून 1955 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया इस दिन। अगला क्वेश्चन है, कल्चरल सोशियोलॉजी एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, बताएं। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक गिलिन और गिलिन है कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, बताएं। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। तो एन के दत्ता हैं। एन के दत्त का पूरा नाम जानते हैं क्या है? एन के दत्ता का पूरा नाम है नृपेंद्र कुमार दत्त। नृपेंद्र कुमार दत्त ने पुस्तक लिखी है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? ए बी केतकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी केतकर ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, दहेज प्रथा को निम्न में से क्या कहा जाता है? दहेज प्रथा को बरमूल्य कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? घरेलू हिंसा आप समझते हैं क्या होती है? घरेलू हिंसा मतलब कि जब आप अपने कमजोरों से, मतलब आपसे कमजोर जो है घर में रहते हैं, चाहे स्त्रियां हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे बच्चे हों छोटे, जब आप उन पर अत्याचार करते हैं तो वो एक प्रकार से घरेलू हिंसा कहलाती है। एक पुस्तक का बताए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, किसने लिखा है? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है। एक पुस्तक और बताएं, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बिताई ने लिखी है। अच्छा, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसने लिखी है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक को लिखा है गोविंद सदाशिवराव घुरिये, यानी कि जी.एस. घुरिये ने लिखा है, ठीक है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? जे छट्टन ने लिखा है। ये तीनों चारों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बता दूं, सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखी है। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखा है? आंद्रे बिताई ने लिखा है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक किसने लिखी है? जी.एस. घुरिये ने लिखी है। और कास्ट एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो उसको लिखा है जे छट्टन ने। ये सारे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आ चुका, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विवाह के समय वर की आयु कितनी होनी चाहिए? बताएं। विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 साल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस मान्यता पर आधारित है? बताएं। भारत में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस मान्यता पर आधारित है? तो सामाजिक मान्यता पर आधारित है विवाह विच्छेद की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विवाह विच्छेद कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? विवाह विच्छेद जो है बच्चों के लिए समस्या उत्पन्न की। मान लेते हैं बच्चा हो गया और तलाक दे दिया, तो बच्चे जो होते हैं वो एक प्रकार से बेघर हो जाते हैं और ऐसे में बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विवाह मतलब हिंदू विवाह तथा विवाह मतलब विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1954 में पारित हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है, बी ऑप्शन। और इसी अधिनियम के द्वारा हिंदुओं में विवाह विच्छेद की समस्या मतलब विवाह विच्छेद की बात करी गई। विवाह विच्छेद हिंदुओं में नहीं था। विवाह विच्छेद का मतलब होता है तलाक, ठीक है। तो तलाक पहले हिंदुओं में नहीं होता था, लेकिन ये बाद में हुआ, ठीक है। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ आपसे पूछेगा, तो 1954 मतलब 55 में लागू हुआ है। और आया कब, पारित कब हुआ? 1954, ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम, तो ये भी 1954। अगला प्रश्न है, एक ही पीढ़ी के सदस्यों में जब संघर्ष उत्पन्न होता है उस संघर्ष को क्या कहते हैं? अंतर पीढ़ी संघर्ष या फिर अंतः पीढ़ी संघर्ष या व्यक्तिगत संघर्ष या सामाजिक संघर्ष? एक ही पीढ़ी के सदस्यों के बीच में जब संघर्ष होता है तो उस संघर्ष को हम कहते हैं अंतः पीढ़ी संघर्ष। क्या बोलते हैं? अंतः पीढ़ी संघर्ष बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो पृथक पीढ़ियों के बीच में, जैसे मान लेते हैं दो युवा पीढ़ी है, दो युवा लोग हैं, आपस में जब उनके विचारों में मतभेद होता है तो इस मतभेद को हम अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। लेकिन जब एक वृद्ध व्यक्ति है और एक युवा व्यक्ति है और दोनों के बीच में दो पीढ़ी हो गई, तो दो पीढ़ियों के बीच में जो होने वाला संघर्ष होता है उसको अंतर पीढ़ी संघर्ष बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन, ये भी एक समस्या है भारतीय समाज की। अंतः पीढ़ी संघर्ष की एक विशेषता है परस्पर विरोध, सहयोग या हिंसा। सहयोग और हिंसा तो होती नहीं है, परस्पर विरोध इसमें जरूर होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परस्पर विरोध इज राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल वृद्धों को किराए में छूट देती है, क्या देती है? सत्य है, आंशिक सत्य आप मान सकते हैं, ठीक है, हालांकि देती है लेकिन उसका लोग उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका सत्य लगा देंगे, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जो आया था, किस वर्ष संशोधित किया गया? 1978 में संशोधित किया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वृद्धजनों को सुरक्षा कहाँ प्राप्त होती है? कर्म के सिद्धांत से नहीं, पुरुषार्थ से नहीं, ना इनसे। संयुक्त परिवार में आप देखेंगे, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को वृद्धजनों को सुरक्षा जो मिलती है वो संयुक्त परिवार में मिलती है, ज्वाइंट फैमिली में, ठीक है। मान लेते हैं एक लड़का अगर उसको खाना वाना नहीं खिलाएगी वृद्धों को, तो छोटका लड़का खिलाएगा, छोटका नहीं खिलाएगा तो बड़का खिलाएगा, बड़का नहीं खिलाएगा तो मझिलका खिलाएगा, मतलब कोई ना कोई तो खिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है, बताएं? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, बताइएगा। अच्छा, एक पुस्तक है डाइवोर्स इन इंडियन सोसाइटी, डाइवोर्स इन इंडियन सोसाइटी किसने लिखी है इस पुस्तक को? जे.एन. चौधरी ने लिखी है इस पुस्तक को, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा नहीं गया है अभी तक लेकिन पूछा जा सकता है, बताइए। प्रश्न आ चुका है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता होती है परस्पर निर्भरता, गरीबी या बेरोजगारी या अशिक्षा। तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता में आपकी पारस्परिक निर्भरता होती है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है मानवता का विकास करना, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्रियाएं जिनका संबंध मनुष्य के कल्याण से है वो वैश्वीकरण कहलाता है। सभी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्रियाएं जिनका संबंध मनुष्य के कल्याण से है, मनुष्य के वेलफेयर से है, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस कथन को कहा था यस के दुबे ने, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विकास के मनोविज्ञान सिद्धांत से रिलेटेड है? तो विकास के मनोविज्ञान सिद्धांत से रिलेटेड कौन है इनमें से? लर्नर हैं, लर्नर एक विद्वान है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना किससे संबंधित है? श्रेष्ठ भारत से, संयुक्त भारत से, वैश्वीकरण से, अखंड भारत से? तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ये वैश्वीकरण से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, ये बात आप ध्यान रखें, किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जानते हैं क्या है? जब कोई पूंजीपति होता है, मान लेते हैं वो पूंजीपति जो है वो 10 रुपये लगाता है किसी चीज़ को बनाने में, वो चीज़ 20 रुपये में बेचता है, 5 रुपये वो क्या करता है, जो बनाने वाला उसको दे देता है, ठीक है, और 5 रुपये उसके जेब में चले जाते हैं, ठीक। तो यानी कि 5 रुपये, मतलब 5 रुपये में से 2.5 रुपये वो मजदूर को देता है और 2.5 रुपये से उसका सामान आ जाता है, और 5 रुपये बिना कुछ किए जो मालिक होता है मील का वो रख लेता है। इसी का विरोध किया था इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने, और यही विरोध एक प्रकार से वैज्ञानिक समाजवाद का एक प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो अतिरिक्त मूल्य वही है 5 रुपया, जो बिना कुछ किए एक पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति पा जाता है। अगला प्रश्न है, समाज वैज्ञानिकों ने वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग कब से शुरू किया था, बताएं? तो समाज वैज्ञानिकों ने वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग शुरू किया था 19वीं सदी से, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर के सामाजिक संबंधों में निकटता को वैश्वीकरण कहते हैं, इसमें स्थानीय घटनाओं से दूर वाली घटनाएं भी प्रस्तावित हैं, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विश्व भर के सामाजिक संबंधों में निकटता को वैश्वीकरण कहते हैं और इसमें स्थानीय घटकों से दूर वाली घटनाएं भी प्रभावित होती हैं, यह कथन किसका है? एंथोनी गिडेंस का है, गिडेंस का, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत में वैश्वीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? नरेंद्र मोदी को, या जे.एल. नेहरू को, या महात्मा गांधी को, या मनमोहन सिंह को? बताएं। भारत में वैश्वीकरण का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको देते हैं? इनमें से देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को लिखा है हॉपकिंस ने, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रारंभ कब से हुआ? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मतलब इसका प्रारंभ हुआ 1991 से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, अगला प्रश्न आ चुका, हरित क्रांति की संज्ञा किस वर्ष दी गई? 1968 में, बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है?
तो हरित क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन विश्व स्तर पर। लेकिन आपसे पूछे भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, मनरेगा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी रोजगार के लिए? 2005 में जो है प्रकार से आई थी मनरेगा, ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है सोशल चेंज एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी, इसको किसने लिखा है? जी.आर. मदान ने लिखा है इस पुस्तक को, ध्यान रखिएगा। स्किल इंडिया का प्रारंभ कब से किया गया है? 15 मार्च 2015 से स्किल इंडिया शुरू की गई थी। ठीक है, स्किल इंडिया की बात करी गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत में जो शुरू हुई है ये 2018 से, मतलब 2015 से शुरू हुई है, वही स्किल योजना थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वामपंथी अग्रवाद से प्रभावित युवाओं के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? वामपंथी अग्रवाद से प्रभावित होकर के युवाओं के लिए रोशनी नाम की योजना मतलब कि प्रारंभ की गई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खनिज या पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सी क्रांति है? तो खनिज या पेट्रोलियम पदार्थों में आत्मनिर्भरता के लिए जो क्रांति चलाई गई वो थी काली क्रांति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों और तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो पीली क्रांति है तिलहन से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भगवती कमेटी का संबंध निम्न में से किससे है? भगवती कमेटी का संबंध है बेरोजगारी से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की गरीबी का कौन सा कारण नहीं है इनमें से? देखिए, अशिक्षा, निर्धनता और जनसंख्या, ये तीनों गरीबी के कारण है भारत में। विविधता कोई कारण नहीं है भारत में गरीबी का। डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? कैफियत, हिमायत, अहमियत या फिर सुधार? तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के लिए हिमायत नाम की योजना प्रारंभ की गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध डी करेक्ट आंसर होगा इसका। श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है? तो इनमें से हैं वर्गीस कुरियन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कृषि व्यवसाय में मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो कृषि व्यवसाय में आप देखेंगे, कृषि व्यवसाय में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध सीधे सीधे होता है कि भाई 4 लोग हो और 4 लोग जो है वो खेती कर रहे हो सभी लोग। अब एक लोग करो खेती तो चलो चलता है, अब 4 लोग खेती करते हो, 2 लोग जैसे एक दुकान खोल लो और 2 लोग एक प्रकार से 3 लोग वहाँ पर वैसे बैठे रहो या खेती कर रहे हो, तो मतलब कोई सैलरी नहीं मिल रही। गाँव में आप देखेंगे कृषि व्यवसाय में खेती कर रहे हो तो एक खेती कर रहा है, एक जने मान लेते हैं कि एक व्यक्ति भी वही काम कर सकता है, 4 व्यक्ति भी वही काम, उसी काम में घर के फंसे रहते हैं। ठीक है, तो वो होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो वहां पर तकनीकी बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, पारिस्थितिकी जीवों तथा वातावरण के मध्य पाया जाने वाला एक अंतर संबंध इनमें से है। मतलब पारिस्थितिकी जो है जीवों तथा वातावरण के बीच में पाया जाने वाला एक अंतर संबंध है। ये परिभाषा किसने दी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पारिस्थितिकी जीवों तथा वातावरण के बीच पाया जाने वाला एक अंतर संबंध है। ये परिभाषा दी है पीडी शर्मा ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के कितने प्रमुख सिद्धांत हैं? पारिस्थितिकी के कितने प्रमुख सिद्धांत है भैया? 3 प्रमुख सिद्धांत है पारिस्थितिकी के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न, किसी विकास परियोजना के लिए लोगों की एक स्थान से हटा देना क्या कहलाता है? तो किसी विकास परियोजना के लिए लोगों को किसी स्थान से हटा देना, एक स्थान से हटा देना उनको, उस योजना को बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जैसे कोई बांध वांध बन रहा है, अब बांध बनना तो जाहिर सी बात है, जब बांध बनेगा किसी नदी पर तो पानी जो होगा इधर उधर भागेगा, जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में वहाँ के जो जनजातियाँ होंगी या लोग होंगे उनको हटाना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, तो उन लोगों को हटाने के लिए एक प्रकार से
उनका विस्थापन किया जाएगा। विस्थापन माने क्या होता है, एक स्थान से उनको हटा देना उस स्थान से और दूसरे स्थान पर उनको बसा देना। तो एक प्रकार से इसी को विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि जब कोई बाढ़ आ जाए तो विस्थापन, लोग भागते हैं वहाँ से। कोई महामारी फैल जाए, ठीक है, और या फिर एक प्रकार से वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आती रहे हमेशा बार बार, ठीक है, तो उससे लोग, या कोई जो है जानवर से खतरा हो, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों से लोग अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो उसी को विस्थापन बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं सतत विकास आयोग 1983 के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे फटाफट से। पर्यावरण एवं सतत विकास आयोग 1983 के अध्यक्ष कौन थे, तो ब्रट लैंड थे उसके अध्यक्ष। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास की अवधारणा किस वर्ष प्रकाश में आई, तो सतत सतत विकास की जो अवधारणा है 1987 में आई थी। कब आई थी, 1987, इसको कर लेंगे 1987, ठीक है। ब्रटलैंड रिपोर्ट में ही पहली बार सतत विकास की अवधारणा दी गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन लगा देंगे, 1987 लिख दीजिएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था, तो 3 जून से लेकर के 14 जून तक हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील का एक जगह है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरा एक ब्राज़ील का शहर है, वहीं पर हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, किस वर्ष पास किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये 1894 में पास किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विस्थापन का कौन सा उपेक्षित पहलू है इनमें से, देखिए विस्थापन जो है प्रगति से होता है, विकास से होता है, बिल्कुल संबंधित है, इसका पहलू है उससे। और पुनर्वास ये भी संबंधित है विस्थापन से, जबकि भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है ये। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति किस वर्ष लागू की गई थी, बताएं। तो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति जो लागू की गई है 2013 में लागू की गई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व के तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, बताएं। विश्व में मतलब जो तापमान बढ़ रहा है इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस क्या है, यानी जिसको आप बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि हरित गृह, ठीक है, हरित गृह प्रभाव। तो हरित गृह प्रभाव कब होता है, जब वातावरण पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे हरित गृह प्रभाव की अगर बात की तो एक हरा हरा घर होता है, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, बिल्कुल होता है, डरिए मत कि नहीं होता है। पहले जैसे आप लोग सोचते हो ग्रीन हाउस का मतलब हरा घर, यार वास्तव में हरा घर है, इसका मतलब हरा घर ही होता है। अब आप लोग सोचते हैं गैस से कैसे संबंधित है, बताता हूँ। विदेशों में क्या होता है, जहाँ पर ठंडी एरिया होती हैं, ठीक है, ध्रुवों के देशों में, जहाँ से यूरोपीय देशों में, वहाँ पर ठंडी होती, गर्मी तो होती नहीं है, तो वहाँ पर ठंडी वाली चीज़ें तो हो जाती हैं, खेती होती, लेकिन गर्मी वाली खेती नहीं हो पाती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वातावरण को गर्म करने के लिए गैस मतलब एक घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें आती हैं और सूर्य की जो तापमान है उसकी जो ऊष्मा है उसको रोक देती है। तो एक प्रकार से वो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वहाँ पर निर्माण हो जाती है, यानी कि वातावरण को गर्म करने के लिए वो गृह बनाया जाता है। तो वातावरण को एक प्रकार से गर्म कर, ताकि जो है क्या हो, वहाँ की गर्म वाली फसलें भी उत्पन्न हो जाए, होने लगें। तो इसीलिए एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहा जाता है, इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी फेमस गैस है इसमें, ये वातावरण को बहुत ज़्यादा गर्म करती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था 2010 में। राष्ट्रीय सौर मिशन का पूरा नाम जानते हैं क्या है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय एक प्रकार से जनवरी महीने में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय जल मिशन का प्रारंभ हुआ था, और राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में प्रारंभ हुआ। हरित भारत मिशन कब कब प्रारंभ हुआ था, 2014 में, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और भी मॉडल पेपर आपको मिलता रहेगा, किस सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आपको चाहिए फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा, बताइए सभी लोग। धन्यवाद।